सोचो जरा, जिसे तुम्हारे दादा परदादा अंधा कुआं या बेहद गहरा पानी मानते थे, वो असल में तालाब हो ही ना, बल्कि उसके नीचे इंसानी सभ्यता का एक ऐसा राज छुपा हो जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने की ताकत रखता हो। कुछ ऐसा ही हुआ साल 1992 की एक सुबह चीन के एक छोटे से गांव चियानबुन में। वहां रहने वाले एक आम किसान वू अनाई अपने गांव के उस तालाब के शांत काले पानी को घूर रहे थे। यह कोई अकेला तालाब नहीं था, बल्कि ऐसे 5 आयताकार तालाब पूरे गांव में फैले हुए थे। सदियों से इस गांव के लोगों के लिए ये तालाब एक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को इसके पास जाने से रोकते थे, लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब भी कोई बच्चा इसके बारे में पूछता, बड़े बस सिर हिलाकर बात टाल देते। वो अनाई ने भी बचपन में कई बार जानने की कोशिश की थी, पर हर बार उन्हें टाल दिया गया। स्थानीय लोग मानते थे कि इन तालाबों का कोई तल नहीं है, यानी कि ये बॉटमलेस हैं। लोगों ने कई बार लंबी लंबी बांस की लकड़ियां पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन पूरी की पूरी लाठी पानी के अंदर समा जाती और नीचे किसी जमीन का एहसास तक नहीं होता। जब लाठी बाहर निकाली जाती तो उसका सिरा बिल्कुल साफ होता, ना कोई कीचड़ ना कोई मिट्टी। सदियों से लोग इसी पानी से खेती कर रहे थे, यहीं से मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके नीचे आखिर है क्या। वो अनाई के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उन्हें इस राज से पर्दा उठाना है। तभी कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने वो की उत्सुकता को जुनून में बदल दिया। गांव के ही एक आदमी ने उस छोटे से तालाब से लगभग 8 किलो की एक भारी भरकम मछली पकड़ी। अब साइंटिफिकली देखें तो मछलियां इतनी बड़ी तभी होती हैं जब उन्हें तैरने के लिए बहुत बड़ा इलाका या ढेर सारा पानी मिले। वो छोटा सा तालाब ऊपर से देखने में तो इतना बड़ा कतई नहीं था कि उसमें इतनी विशाल मछली पनप सके। और सिर्फ साइज ही नहीं, गांव के अनुभवी लोगों का कहना था कि ये मछली की वो प्रजाति है जो सिर्फ बहुत गहरे पानी में पाई जाती है। वो के दिमाग की बत्ती जली। अगर वो मछली इतने गहरे पानी की है तो इसका मतलब कि वो कहानियां सच हैं कि तालाबों का कोई अंत नहीं है। तो फिर इसके नीचे क्या है? क्या वहां कोई अलग ही दुनिया है? वो अनाई पर जैसे भूत सवार हो गया। उन्होंने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक बेहद अजीब पागलपन से भरी योजना उनके सामने रखी। चलो इस तालाब का पूरा पानी बाहर पंप करके सुखा देते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। शुरुआत में तो सबने उसे पागल समझा। लोग कहने लगे कि जो तालाब सदियों से हमारे पुरखों को पाल रहा है उसे क्यों सुखाना। लेकिन वो की आंखों में वो जिद और चमक थी कि धीरे धीरे उन्होंने पूरे गांव को ही मना लिया। सबने अपनी जेब से पैसे मिलाए और पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा वाटर पंप खरीदा। 18 जून 1992 की उस धुंधली सुबह वो और उसके दोस्त पंप लेकर तालाब के किनारे पहुंचे। उन्हें लगा था कि तालाब गहरा है तो शायद कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जैसे ही पंप चालू हुआ, पानी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन क्या वो पानी वाकई खत्म होने वाला था या नीचे कोई ऐसा गहरा कुआं था जो कभी खाली नहीं होता? दोस्तों, गांव वाले सांस रोककर पानी के घटने का इंतजार करने लगे और यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। लगातार 5 दिनों तक वो वाटर पंप बिना रुके दिन रात चलता रहा। वो अनाई और उसके 3 दोस्तों ने बकायदा शिफ्ट बांट ली थी ताकि पंप 1 सेकंड के लिए भी बंद ना हो। गांव वाले रोज आकर किनारे खड़े हो जाते और पानी के स्तर को घटते हुए देखते। सब थक चुके थे, उम्मीद टूटने लगी थी और लगने लगा था कि शायद पुरखों की बात सच है, इस पानी का कोई अंत नहीं है। लेकिन 5वें दिन की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने वो के बदन में सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे पानी कुछ इंच और नीचे गया, वो को मटमैले पानी के भीतर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि कई रातों से न सोने की वजह से शायद उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, आंखें धोखा दे रही हैं। उन्होंने आंखें मलकर दोबारा देखा। पानी के बहाव के बीच एक गहरी, बिल्कुल सीधी काली लकीर दिखाई दे रही थी। फिर पानी 1 इंच और कम हुआ और वो सीधी लकीर अचानक एक परफेक्ट राइट एंगल में मुड़ गई। इसके बाद एक और मोड़। वो ने तुरंत चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया। कुदरत कभी भी अपनी मर्जी से पत्थरों को बिल्कुल सीधा और परफेक्ट कोनों में नहीं काटती। ये कोई डूबा हुआ पेड़ नहीं था, ना ही कोई प्राकृतिक चट्टान। ये इंसानी हाथों का कमाल था। जब पानी थोड़ा और छटा तो वहां साफ साफ दिखाई देने लगी सीढ़ियां। पत्थर को काटकर बनाई गई आलीशान सीढ़ियां जो उस अंधेरे पानी की गहराइयों में नीचे की तरफ जा रही थी। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। जिस जगह को वो हमेशा से एक साधारण तालाब समझ रहे थे, वहां इंसानों की बनाई सीढ़ियां क्या कर रही थी।
इसे किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा और ये नीचे कहां ले जा रही थी। अब गांव वालों का कौतूहल 7वें आसमान पर था। जो काम पहले एक सनक लग रहा था अब वो एक मिशन बन चुका था। पंपिंग का काम अब और तेजी से बढ़ा दिया गया। हर बीतते दिन के साथ पानी एक एक सीढ़ी नीचे उतरता और ऊपर खड़े लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती। ऐसा लग रहा था मानो 100 सीढ़ियों से छिपा हुआ कोई राज धीरे धीरे बेनकाब हो रहा हो। पूरे 17 दिन और रात तक पंप लगातार चलता रहा, तब जाकर उस तालाब का आखिरी कतरा बाहर निकला। और जब पानी पूरी तरह खत्म हुआ तो जो नजारा सामने आया उसने वू और उसके साथियों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उनके पूर्वज हजारों सालों से जहां जाल फेंक रहे थे वो कोई तालाब था ही नहीं। हाथ में टॉर्च थामे वू अनाई उस रहस्यमय गहराई में उतरने वाले पहले आधुनिक इंसान बने। सीढ़ियां बेहद संकरी और इतनी ढलान वाली थीं कि जरा सा पैर फिसला नहीं कि सीधे पाताल में। पानी की वजह से पत्थर बिल्कुल चिकने और गीले हो चुके थे, इसलिए वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे एक एक कदम नीचे बढ़ा रहे थे। जब उनकी उंगलियां उस ठंडी नम दीवार पर रेंग रही थीं, तो उन्हें कुछ खुरदरा महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी मारकर देखा तो दीवारों पर गहरे निशान थे, छेनी और हथौड़े के निशान। किसी ने सदियों पहले बड़ी फुर्सत से इन पत्थरों को तराशा था। वो सीढ़ियां गिनते जा रहे थे, 20 सीढ़ियां, 30 सीढ़ियां। हवा धीरे धीरे ठंडी और भारी होने लगी थी। वहां एक अजीब सी गंध थी, पुरानी गीली मिट्टी और कुछ कुछ जंग लगे लोहे जैसी। 40 सीढ़ियां, फिर 50 सीढ़ियां। लगातार नीचे उतरने की वजह से वो की जांघों में अब दर्द होने लगा था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस चीज को कितना गहरा बनाया गया है। और जैसे ही उन्होंने 60वीं सीढ़ी पर कदम रखा, सीढ़ियों का वो संकरा रास्ता अचानक एक बहुत बड़े स्पेस में खुल गया। वो ने अपनी वहीं सांसें रोक ली। वो बिल्कुल सुन्न होकर खड़े हो गए, जैसे हिलने डुलने में भी डर लग रहा हो। उन्होंने धीरे से अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन उनकी तेज रोशनी भी उस घने अंधेरे को पूरी तरह से चीर नहीं पा रही थी। टॉर्च की बीम दूर तक गई, पर सामने कोई दीवार नजर नहीं आई। वो एक बहुत विशाल आलीशान अंडरग्राउंड चैम्बर के मुहाने पर खड़े थे। वो जगह इतनी बड़ी थी कि उसमें उनके ऊपर का गांव पूरा समा जाए। फर्श से निकालकर सीधे आसमान यानी कि गुफा की छत को छूते हुए विशालकाय पत्थर के खंभे खड़े थे, जो बिल्कुल किसी पुराने बरगद के तने जितने मोटे थे। वो ने टॉर्च की रोशनी ऊपर नीचे घुमाई तो उन्हें एक के बाद एक कई खंभे दिखाई दिए, बिल्कुल सीधे, एक बराबर दूरी पर, परफेक्ट कतारों में सजे हुए। दूर कहीं अंधेरे से पानी की बूंदों के टपकने की आवाजें आ रही थी, जो उस खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। वो को एहसास हो गया था कि वो एक ऐसी प्राचीन दुनिया में कदम रख चुका है जिसे सदियों से किसी इंसान ने छुआ तक नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब वैज्ञानिकों ने बाद में इस जगह को नापा तो पता चला कि ये चैम्बर करीब 12,000 स्क्वायर फीट का था, यानी कि 2 बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा। और इसकी छत लगभग 98 फीट ऊंची थी, जैसे कोई 8 मंजिला इमारत हो। पर सबसे हैरान करने वाली बात गुफा का साइज नहीं, बल्कि उसकी दीवारों और खंभों पर उकेरी गई वो बारीक कलाकारी थी, जिसे देखकर वू के रोंगटे खड़े हो गए। क्या थी वो कलाकारी, और वू को उस अंधेरी गुफा के अंदर क्या क्या दिखाई दिया? दोस्तों, वू ने जब आगे बढ़कर गुफा के उन विशाल खंभों को छुआ तो पत्थर उनकी हथेली के नीचे एकदम ठंडे और चिकने महसूस हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी को दीवारों पर थोड़ा और ऊपर उठाया, उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। गुफा की छत से लेकर फर्श तक और हर एक खंभे पर बिल्कुल एक जैसी पैरेलल लाइनें खींची हुई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये छेनी के बेहद सधे हुए निशान थे, जो पूरी गुफा में एक खास पैटर्न या डिजाइन बना रहे थे। सोचो जरा, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ इंसानी हाथों से इतनी बड़ी गुफा में इतनी सटीकता से ये डिजाइन कैसे बनाया गया होगा। वो थोड़ा और आगे बढ़े। टॉर्च की बीम जैसे जैसे अंधेरे को चीर रही थी, गुफा के अंदर छिपी और भी अनोखी चीजें सामने आ रही थी। वहां पत्थरों को काटकर बनाए गए छोटे छोटे चैम्बर थे। पानी की निकासी के लिए बाकायदा नालियां बनी हुई थी, छोटे छोटे तालाब थे और यहाँ तक कि पत्थरों के पुल भी बने हुए थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब कुछ सही सलामत स्थिति में था, मानो किसी ने इसे हजारों साल पहले नहीं बल्कि कल ही तराशा हो और पानी ने इसे सदियों तक दुनिया की नजरों से महफूज रखा हो। वू को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली गुफा नहीं है। आगे अंधेरे में कई और रास्ते जा रहे थे, जो किसी अंडरग्राउंड शहर की तरफ इशारा कर रहे थे। अकेले उस डरावने सन्नाटे में और आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वू ने वापस लौटने का फैसला किया। ऊपर चढ़ना नीचे उतरने से कहीं ज्यादा थकाऊ था। पैर थक कर चूर हो चुके थे। पसीने से भीगी हथेलियों में टॉर्च बार बार फिसल रही थी। आधे रास्ते में वू को सांस लेने के लिए रुकना पड़ा।
जब वो आखिरकार गुफा के मुहाने से बाहर निकला तो जून की तेज धूप उनकी आंखों पर एक थप्पड़ की तरह लगी। उन्होंने हाथों से आंखों को ढका। बाहर गांव के करीब 20 से 30 लोग सांस रोककर उनका इंतजार कर रहे थे। जब वो ने हांफते हुए नीचे का नजारा बयां किया तो पहली बार में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर एक एक करके कुछ और लोग नीचे उतरे और अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा। वो सच कह रहे थे। ये खबर अब आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते चीन के कोने कोने से आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उस छोटे से गांव में जुटने लगे। इतिहास में इस जगह को नाम मिला लॉन्ग्यू केव्स या शियानहाई स्टोन चैम्बर्स। लेकिन वू ने एक और अजीब बात नोटिस की। वैज्ञानिकों के साथ साथ वहां कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो सादे काले सूट में थे। उनके हाथों में न तो कोई नापने के औजार थे और ना ही कैमरा। वो गांव वालों से भी कोई बात नहीं कर रहे थे, बस आपस में फुसफुसाते हुए चारों तरफ पैनी नजर रखे हुए थे। अगले ही दिन सरकारी अधिकारियों ने उस तालाब के चारों तरफ एक अस्थायी फेंस लगा दी और गांव वालों को, यहाँ तक कि वू को भी वहां से दूर रहने का हुक्म दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि किसी इलाके को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा हो। आखिर सरकार को किस बात का डर था? बहरहाल जांच आगे बढ़ी और जो कुछ भी सामने आया उसने इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। जिस तालाब को वो ने खाली किया था वो कोई इकलौती गुफा नहीं थी। सरकारी और यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने जब रेडार और लेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया तो पता चला कि फिनिक्स माउंटेन के पास महज 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ऐसी एक दो नहीं बल्कि पूरी 24 गुफाएं जमीन के नीचे दफन थी। वैज्ञानिकों ने जब दूसरी गुफाओं का पानी भी पंप करके उन्हें खंगालना शुरू किया तो उन्हें एक और चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। हालांकि आज इन 24 में से 14 गुफाएं ढह चुकी हैं, लेकिन बची हुई 10 गुफाएं बिल्कुल सही सलामत स्थिति में हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि हर गुफा का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक जैसा है। हर गुफा में 4 समानांतर दीवारें हैं, एक तरफ सीधी ढलान है तो दूसरी तरफ 45 डिग्री का झुकाव। हर गुफा का अपना एक वर्टिकल शाफ्ट है जिसमें सीढ़ियां बनी हैं और नीचे पानी जमा करने का एक परफेक्ट सिस्टम है। इंजीनियर्स इस बात पर हैरान थे कि 2 अलग अलग गुफाओं के बीच की दूरी कई जगह पर सिर्फ 50 सेंटीमीटर से भी कम थी। अब जरा सोचो, बिना किसी आधुनिक तकनीक या 3D मैपिंग के घने अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करते हुए उन कारीगरों ने इतनी सटीकता कैसे दिखाई कि वो बगल वाली गुफा की दीवारों को बिना तोड़े बिल्कुल उसके समानांतर दूसरी गुफा खोदते चले गए। ये काम तो आज की मशीनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के सामने अभी सबसे बड़ा सिरदर्द आना बाकी था। जब उन्होंने चीन के हजारों साल पुराने राजकीय दस्तावेजों, इतिहास के किताबों और स्थानीय लोक कथाओं को खंगालना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्या था वो झटका और चीन के इतिहास से ऐसा क्या गायब था जिसने सबको सोच में डाल दिया? दोस्तों, इतिहासकारों ने बीजिंग के बड़े बड़े प्रोफेसरों को फोन मिलाए, लाइब्रेरी की धूल फांकी, लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य रहा। चीन के इतने बड़े लंबे और लिखित इतिहास में इस विशालकाय निर्माण का एक भी जगह जिक्र नहीं था। ये बात हजम होने वाली नहीं थी क्योंकि प्राचीन चीन अपने सटीक रिकॉर्ड्स कीपिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहां के राजा महाराजा हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रखते थे, खासकर जब कोई राजा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता जिसमें हजारों मजदूरों की फौज लगती, सालों का वक्त लगता और खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता, तो उसका इतिहास की किताबों में दर्ज होना लाजमी था। पर यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कारीगरी को इतिहास की स्याही छू तक नहीं पाई हो? तभी बीजिंग से आए एक रिसर्च प्रोफेसर ने दबी जुबान में वू अनाई को एक ऐसी थ्योरी बताई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है वो कि इसके रिकॉर्ड्स कभी लिखे नहीं गए होंगे। हो सकता है किसी शक्तिशाली राजा ने इन गुफाओं के निर्माण के बाद इसके सारे सबूत और दस्तावेज जानबूझकर इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए हों। इसे एक ऐसा स्टेट सीक्रेट बना दिया गया जिसके बारे में बात करने वालों की जुबान काट दी जाती हो। वो राजा चाहता था कि दुनिया इस जगह को और इसके अंदर छिपे राज को भूल जाए। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इंजीनियर्स ने गणित लगाया तो पता चला कि इन 24 गुफाओं को बनाने के लिए यहाँ से लगभग 10 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर काट कर बाहर निकाला गया था। अगर आसान शब्दों में समझें तो इतना पत्थर जिससे ओलंपिक साइज के 400 स्विमिंग पूल ऊपर तक भरे जा सके। अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि वो सारा मलबा, वो सारा पत्थर कहाँ गया। गांव के आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में उस खुदाई के मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला, मानो लाखों टन पत्थर हवा में गायब हो गया हो।
वो अनाई खुद शाम को गांव की गलियों में घूमते हुए लोगों के घरों की नींव और खेतों की पथरीली मेड़ों को गौर से देखते, लेकिन गांव का कोई भी पत्थर नीचे की गुफा के पत्थरों से मैच नहीं करता था। वहां का रंग और बनावट बिल्कुल अलग थी। तो क्या वो सारा पत्थर नावों और बैलगाड़ियों में लाद कर कहीं बहुत दूर ले जाया गया था? और अगर हाँ तो क्यों? इस पहेली को सुलझाने के लिए कार्बन डेटिंग के एक्सपर्ट्स बुलाए गए। उन्होंने गुफा की दीवारों पर जमा जैविक अवशेष यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की जांच की। जांच से पता चला कि ये गुफाएं करीब 2200 साल पुरानी हैं, यानी कि इनका निर्माण ईसा पूर्व 230 के आसपास हान राजवंश या उससे भी थोड़ा पहले हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक इस रहस्य की गहराई में जा रहे थे, सवाल सुलझने की बजाय और उलझते जा रहे थे। गुफा की छतों को जब ध्यान से देखा गया तो वहां कालीख का एक भी निशान नहीं मिला। अब सोचो जरा, आज से 2000 साल पहले जब बिजली नहीं थी तो जमीन के नीचे इन घने अंधेरों में मजदूरों ने काम कैसे किया होगा? अगर उन्होंने मशालें या तेल के दिए जलाए होते तो पत्थरों पर धुएं और कालीख के निशान होने चाहिए थे, जो कि अमूमन हर प्राचीन गुफा में मिलते हैं। लेकिन लोंगियों गुफाएं की छतें बिल्कुल साफ थी। गुफा के मुहाने इतने संकरे थे कि सूरज की रोशनी सिर्फ दिन के कुछ खास समय और कुछ खास एंगल पर ही अंदर आ सकती थी, जिससे इतनी बारीक नक्काशी करना नामुमकिन था। तो फिर उन्होंने अंधेरे को कैसे जीता? क्या उनके पास रोशनी करने का कोई ऐसा तरीका था जो आज विज्ञान भी नहीं जानता? दोस्तों, तभी खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े और कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिन्होंने गुफाओं की मजबूती का एक और राज खोला। इतने नाजुक सिल्ट स्टोन से बनी होने के बावजूद ये गुफाएं 2000 सालों से बिना ढहे कैसे खड़ी रहीं? इसका जवाब बड़ा अजीब था। इंजीनियर्स ने बताया कि गुफाओं के अंदर जो पानी भरा था उसी के दबाव की वजह से ये खंभे और दीवारें टिकी हुई थी। पानी ने उन्हें सुरक्षित रखा था, लेकिन जब पानी बाहर निकाल दिया गया तो गुफाओं के ढहने का खतरा बढ़ गया था, जिसके लिए लोहे के भारी सपोर्ट्स लगाने पड़े। पर इस बात ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि गुफाओं को बनाने वालों ने इन्हें जानबूझकर पानी में डुबोने के लिए ही बनाया था? क्या पानी भरना उनके मास्टर प्लान का हिस्सा था? और अगर ऐसा था तो आखिर इन गुफाओं का असली मकसद क्या था? क्या ये कोई खुफिया मिलिट्री बेस था या फिर कोई अनाज का गोदाम? या कहानी में कोई और ट्विस्ट है जो इंसानी सोच से परे है? सच्चाई तो यह है कि इन गुफाओं के खंभे आज भी इतने मजबूत हैं कि उनमें से हर एक खंभा करीब 2.5 लाख किलो का वजन संभाल सकता है। ये उस दौर के कारीगरों की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन वो कारीगर थे कौन? दशकों की खोजबीन के बाद वैज्ञानिकों को वहां से कुछ धुंधले सुराग मिले। एक गुफा की खुदाई के दौरान लोहे की कुछ ऐसी छेनियां मिली जिनके बारे में माना जाता है कि शायद इन्हीं से इन पत्थरों को तराशा गया। इसके अलावा एक गुफा में घोड़े, मछली और पक्षी की भी बहुत खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। हालांकि एक्सपर्ट्स आज तक इस बात पर एक मत नहीं हो पाए कि ये कलाकृतियां गुफा बनाते वक्त ही उकेरी गई थी या बाद में किसी ने उन्हें वहां बनाया। अगर विज्ञान की गणना को सही माने तो इन 24 गुफाओं को हाथ से खोदने के लिए कम से कम 1000 मजदूरों को दिन रात, हफ्ते के 7 दिन और पूरे 6 साल तक लगातार काम करना पड़ा होगा। इतनी बड़ी मानव शक्ति और समय लगाने के बाद भी इतिहास में इसका पहला जिक्र सीधे 17वीं शताब्दी की एक कविता में मिलता है, यानी कि इसके बनने के लगभग 1500 साल बाद। यहीं से इतिहासकारों के बीच एक नई थ्योरी ने जन्म लिया। क्या हो अगर लोंगियों गुफाओं को पूरी दुनिया से छिपाकर बिल्कुल गुप्त तरीके से बनाया गया हो? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्राचीन राजाओं का कोई खुफिया मिलिट्री बेस रहा होगा, जहां सैनिकों की टुकड़ियों को छिपाकर रखा जाता था। कुछ कहते हैं कि ये राजाओं की भूमिगत महल, मकबरे या कोई धार्मिक स्थल थे। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी गुफाओं में न तो कोई धार्मिक मूर्तियां मिली और न ही किसी राजा की कब्र या कोई कीमती सामान। तो क्या ये कोई अनाज या कीमती सामान रखने का गोदाम था? पर जरा सोचो, अनाज को जमीन के नीचे रखना समझदारी नहीं है, क्योंकि वहां की नमी और बाद में भरे पानी से अनाज सड़ जाता। एक दिलचस्प थ्योरी यह भी है कि इन गुफाओं की बनावट नीचे से थोड़ी चौड़ी और ऊपर से संकरी है, जो पानी के वाष्पीकरण को रोकती है। यानी हो सकता है कि इन्हें पानी का बहुत बड़ा जलाशय बनाने के लिए खोदा गया हो। वहीं कुछ लोग इसे महज एक पत्थर की खदान मानते हैं, लेकिन खदानों में पत्थरों को इस तरह परफेक्ट डिजाइन और यूनिफॉर्मिटी से नहीं काटा जाता। कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि इसका असली मकसद कोई नहीं जानता। इस रहस्यमयी कहानी में मोड़ तब आया जब साल 2000 में लोंगियों से करीब
120 मील दूर एक और किसान को एक ऐसी ही जमीन के नीचे दबी हुई दुनिया मिली। इसे हुआशान ग्रोट्स का नाम दिया गया, जहां ऐसी ही नक्काशी और छेनी के निशानों वाली 36 गुफाएं मिली। लेकिन ट्विस्ट यह था कि हुआशान की गुफाएं लोंगियू से करीब 1500 साल बाद बनाई गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाद के राजाओं ने लोंगियू की भव्यता के बारे में सुनकर उनकी नकल करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो मूल तकनीक को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लोंगियू गुफाओं की खोज को दुनिया के सामने लाने में सरकार ने करीब 6 साल का वक्त लिया। साल 1999 में चीन की संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने यहां दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, लेकिन हफ्तों की बहस के बाद भी कोई एक नतीजे पर नहीं पहुंच सके। आज के समय में इन 24 गुफाओं में से सिर्फ एक गुफा को पर्यटकों के लिए खोला गया है। सरकार का कहना है कि बाकी गुफाएं अंदर से कमजोर हैं और वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार गुफाओं को बचाने के लिए नहीं बल्कि इस बात को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रही है कि लोग अंदर क्या देखते हैं। आखिर अगर आप सिर्फ एक ही कमरा दिखाएंगे तो कहानी पर आपका ही पूरा कंट्रोल रहेगा, है ना। चीन के लोग लोंगियू गुफाओं को प्राचीन दुनिया का 9वां अजूबा मानते हैं, जो इंसानी इतिहास के सबसे बड़ी अंडरग्राउंड खुदाई में से एक है। लेकिन इसके अंदर क्या छुपा था और इसे क्यों बनाया गया था, ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज से 2200 साल पहले इंसानों ने सिर्फ छेनी हथौड़ी से अंधेरे में इतनी परफेक्ट गुफाएं बना ली थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक थी जो आज इतिहास के पन्नों से गायब हो चुकी है? आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगी? क्या ये कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस था, राजा का खुफिया महल, या बात कुछ और ही है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, जितने भी लोग इस रहस्यमय सफर में मेरे साथ बिल्कुल आखिरी तक रुके रहे हैं, वो कमेंट में बॉटमलेस जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे असली खोजी दोस्त कौन कौन है। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और अजीबोगरीब कहानियों में मजा आता है तो भाई देर किस बात की, अभी कभी इसे लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अपना ध्यान रखना, दिमाग खुला रखना और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।